प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो व्याख्यान का जो कंटेंट है वो आपके सामने है। इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी। इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी। Structure of endoplasmic reticulum. Structure of endoplasmic reticulum. Types of endoplasmic reticulum. Functions of endoplasmic reticulum and origin of endoplasmic reticulum. Next, introduction of endoplasmic रेटिकुलम। इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगभग सभी एनिमल एंड प्लांट सेल में पाई जाती है। किसमें? एनिमल एंड प्लांट सेल में। केवल परिपक्व आरबीसी, oocyte, एम्ब्रियोनिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोट्स में ईआर नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली और केंद्र जो है उसके मध्य एक पतली जालिका अनियमित कलायुक्त नलिकाओं के जाल के रूप में फैली संरचना होती है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका के नाम से जाना जाता है। पोर्टर 1945 ने इसकी खोज की। पोर्टर, क्लाउडे और फुल्लम ने इनका विस्तार से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन किया और पोर्टर ने ही इन संरचनाओं को एंडोप्लाज्मिक नाम दिया। गार्नियर ने इन्हें इर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया। रॉबर्ट नोविस्की एवं सेज ने इसे कोशिका द्रव्यी रिक्तिका तंत्र, साइटोप्लाज्मिक वैस्कुलर सिस्टम नाम दिया। नोविकोव ने कोशिका की झिल्ली तंत्र को GERL गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम तंत्र माना। किसने? नोविकोव ने कोशिका के झिल्ली तंत्र को GERL गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम नाम दिया या तंत्र माना। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका की उपापचयी अवस्था यानी जो इसकी संरचना है वो किस पर निर्भर करती है? कोशिका की उपापचयी अवस्था बाह्य परिस्थिति एवं आयु पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उपापचयी अवस्था, बाह्य परिस्थिति एवं आयु पर निर्भर करती है। मुख्यतया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इकाई कला से बनी, जिससे इकाई झिल्ली से बनी 3 रूपों में पाई जाती है। पहला सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये सभी संरचनाएं लगभग 50 से 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती हैं, मोटी झिल्ली या कला से बनी होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इस झिल्ली संरचना यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इस झिल्ली की जो संरचना है वो प्लाज्मा कला के समान ही होती है। पहला जो है वह है सिस्टर्नी। अंतर्द्रव्यी जालिका की ये संरचनाएं लंबी, चपटी, थैले समान असांख्यित नलिकाओं से बनती हैं। लंबी तथा चपटी नलिकाएं होती हैं जो समांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं तथा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय कोशिकाओं में, किसमें? जो सिस्टर्नी है वो किन कोशिकाओं में ज्यादा पाई जाती है?
प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्वाधिक सिस्टर्नी के रूप में ही पाई जाती है और बहुत बार परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। वेसिकल, ये आकृति मुख्यतः गोलाकार या अंडाकार होती है। आकृति कैसी होती है इसकी? इनकी ये आज से अंडाकार या गोल होते हैं। ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं, ये आकृति एवं व्यवस्था में नियमित या अनियमित नलिकाएं या नलिकाकार या शाखित या अशाखित होती हैं। आकृति व्यवस्था में अनियमित होती है। कोशिका विभाजन के समय, किसके समय? कोशिका विभाजन के समय एक ही कोशिका में तीनों संरचनाएं सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स प्रावस्थाएं देखी जा सकती हैं। यानी किस दौरान? कोशिका विभाजन चक्र के समय तीनों रूप ER के देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ER, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्यी जालिका की झिल्ली की कोशिका द्रव्यी सतह पर, यानी अंतर्द्रव्यी जालिका है या ER की जो झिल्ली है उसकी साइटोप्लाज्मिक फेस, कौन सी? साइटोप्लाज्मिक फेस पर राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति, राइबोसोम उपस्थित हैं या नहीं है, इसी के आधार पर ER को दो भागों में बांट सकते हैं, RER एंड SER। RER या कणिकामय या खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस अंतर्द्रव्यी जालिका की झिल्ली की कोशिका द्रव्यी सतह या बाहरी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें कणिकामय या खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका के नाम से जाना जाता है या जालिका कहते हैं। इस प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका अधिकांशतः प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय अंतर्द्रव्यी कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है। यानी इस प्रकार की जो ER है वो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित जो ER कोशिकाएं हैं उनमें ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, दूसरा जो प्रकार था SER, अकणिकीय या चिकनी सतह युक्त अंतर्द्रव्यी जालिका। अकणिकीय या चिकनी सतह युक्त अंतर्द्रव्यी जालिका, अग्रेन्युलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। इस प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और इसीलिए इसका नाम क्या है? चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। यह मुख्यतः उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए लगभग निष्क्रिय होती हैं और इस प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका की उपस्थिति उन कोशिकाओं का विशिष्ट लक्षण है। इनका उन कोशिकाओं का विशिष्ट लक्षण है जिनमें फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉयड हार्मोनों का संश्लेषण होता है। और यहाँ से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का काम क्या है या किस प्रकार की ER है वो स्टेरॉयड हार्मोन से संबंधित है, जैसे वसा उत्तक कोशिकाएं, अधिवृक्क वलकूट कोशिकाएं, वृषण की अंतराली कोशिकाएं, रेटिना की वर्णक कोशिकाएं और यकृत में ग्लाइकोजन संचय करने वाली कोशिकाएं। और यहां से बहुत बार अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्य। पहला है मैकेनिकल सपोर्ट। क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक आधार।
कोशिका द्रव्य को अंतर्द्रव्यी जालिका अपनी कलाओं के जालनुमा वितरण द्वारा यांत्रिक आधार प्रदान करती है। ये कोशिका द्रव्य को अनेक कक्षों में विभक्त कर धानी तंत्र या वैक्यूलर सिस्टम बनाती हैं, जो कोशिकाओं की कोलाइडी कोशिका द्रव्य में कंकाल या आधार का कार्य करती हैं। मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक आधार। सेकेंड है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। आवश्यक पदार्थों का विनिमय। अंतर्द्रव्यी जालिका की कलाएं केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं प्लाज्मा कला के मध्य नलिकाओं का जाल बिछाते हुए पाई जाती हैं। अतः आवश्यक पदार्थों के एक स्थल से दूसरे स्थल तक विनिमय में सहायता करती हैं। इस कार्य में कुछ वाहक भी सहायक होते हैं। सामान्यतः ये क्रियाएं प्रासरण व विसरण द्वारा ही संपन्न होती हैं। कभी कभी सक्रिय अभिगमन द्वारा भी पदार्थों का विनिमय या एक्सचेंज किया जाता है। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेल्युलर अंतः कोशिकीय अभिगमन अंतर्द्रव्यी जालिका विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मार्ग का कार्य करती है। ये पदार्थ कला प्रवाह मेम्ब्रेन फ्लो द्वारा अभिगमन करते हैं। नेक्स्ट, इंट्रासेल्युलर कंडक्टिंग सिस्टम। अंतःकोशीय संवहन अंतर्द्रव्यी जालिका की कलाएं अपनी बाह्य व आंतरिक सतह पर सांद्रता प्रवणता एवं विद्युत विभव यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एवं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न कर अनेक आयनों जैसे Ca++ के संवहन में सहायता करती है। उदाहरण के लिए पेशी कोशिकाओं में तंत्रिका आवेग के संचारित होने पर Ca++ की सांद्रता शीघ्रता से बढ़ती है, जिससे इनमें संकुचन की क्रिया होती है। इस प्रकार ये गुणसूत्रों के अभिगमन में कोशिकीय विभाजन के दौरान भी सहायक होती है। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण। चिकनी सतह वाली ER में ऐसे किण्वक तंत्र पाए जाते हैं जो निराविषीकरण का गुण रखते हैं। चूहों पर औषधियों का प्रयोग करने के दौरान पाया गया कि इनके द्वारा स्रावित किण्वक औषधियों के विषैले प्रभाव को उदासीन बनाते हैं। और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार की ER ये कार्य करती है। उपापचय से संबंधित कार्य आया है। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ये ग्लाइकोजन व वसा अम्लों की उपापचय की एंजाइम युक्त होती हैं, अतः इनकी उपापचय में सहायक होती है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये पीछे आ गया है कि जो स्मूथ ER है वो लिपिड संश्लेषण से संबंधित कार्य करती है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड हार्मोन्स। ये कोलेस्ट्रॉल एवं स्टेरॉइड हार्मोनों का संश्लेषण करती है, ये मैंने पीछे बता दिया है। प्रोटीन सिंथेसिस, रफ ER राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्म कायों का बनना। ER से निकटता संबंधित सूक्ष्म कण समान काय जो एकल कला से बनी हुए इलेक्ट्रॉन घने पदार्थ युक्त होती हैं। प्रोटोजोआ, यीस्ट, उच्च पादपों, यकृत एवं वृक्क कोशिकाओं में पाई जाती हैं। और ऐसे बहुत से सूक्ष्म काय जैसे पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोक्सिसोम्स इसी के द्वारा बनते हैं। कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ अदर मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर, यानी अन्य कलायुक्त रचनाओं का निर्माण। अंतर्द्रव्यी जालिका की कलाओं से कोशिका विभाजन के समय केंद्रक कला का निर्माण होने के प्रमाण मिले हैं और इसकी कलाओं से गोल्जी काय का निर्माण भी होता है। इसके प्रमाण भी प्रयोगों द्वारा मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन इस जालिका की कलाओं से होकर गुजरते हैं एवं गोल्जी काय तक जाते हैं। अनेक सूक्ष्म आशय जिनमें संक्रमण आशय ट्रांजिशन वेसिकल कहलाते हैं, संभवतः इन अंतर्द्रव्यी जालिका की कलाओं से मुकुलन द्वारा ये मुकुलित हुए हैं या बडेड ऑफ हुए प्रतीत होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं इनके द्वारा बनती हैं। लास्ट, ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? अंतर्द्रव्य जालिका के उद्भव के बारे में वैज्ञानिक एक मत नहीं है। कुछ इसकी उत्पत्ति केंद्र कला से होना मानते हैं। सेकेविटज एंड पैलेट 1966, लेस्केस एंड साथियों का मानना है कि ये पूर्व में उपस्थित अंतर्द्रव्य कलाओं से ही विकसित होती है। कोशिका विभाजन के दौरान इनका विभाजन एवं निर्माण भी किया जाता है। क्या किया जाता है? कोशिका विभाजन के दौरान इनका निर्माण और विभाजन किया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों की मान्यता है कि ये सामान्य कलाओं से विकसित होती हैं, यानी सामान्य जो झिल्ली है उसी से विकसित होती है और उसमें बाद में विभेदन की क्रिया होती है। इस बारे में कुछ प्रमाण अवश्य प्राप्त हुए हैं जो इसका समर्थन करते हैं कि दोनों प्रकार की अंतर्द्रव्य कलाएं रुक्ष सतह और चिकनी सतह एक ही आधारभूत प्रकार की के तंत्र के भाग हैं। चिकनी सतह वाली अंतर्द्रव्य जालिका कणी के प्रकार की अंतर्द्रव्य जालिका से विकसित हो सकती है, यानी रफ ईआर से एसईआर बन सकती है। राइबोसोम्स के द्वारा आवश्यक प्रोटीनों का संश्लेषण कर लेने के बाद राइबोसोम इसकी सतह से क्या हो जाते हैं? विलगित हो जाते हैं। और ये जब जुड़े रहते हैं तो एक प्रोटीन होती है राइबोफेरिन, उससे जुड़े रहते हैं और ये चिकनी सतह वाली अंतर्द्रव्य जालिका में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार से आप आरईआर से एसईआर का निर्माण होता है। राइबोसोम उसकी सतह से विलग हो जाते हैं। कब? प्रोटीन संश्लेषण के पश्चात। थैंक यू।